मैं कपिल मारन आप लोग के लिए जीएस का पहला लेक्चर लेके आया हूँ। तो मेरे लास्ट जो मेरा इंट्रो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि हम जो है क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था ज्योग्राफी पढ़ना है हमें, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। तो आज मैं ज्योग्राफी से शुरुआत करूंगा। आपका जो पहला लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर बात करें हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक आपका इंडियन ज्योग्राफी जिसे भारत का भूगोल कहते हैं, और दूसरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि विश्व का भूगोल है, तो हम इस पोर्शन पर इसको भी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लेटर ऑन मैं इसी सीरीज में आगे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा। तो बच्चों हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम इस टर्म जो लिखी है इसके बारे में समझते हैं। पहले सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट पे लेके आऊंगा। ओके, चलिए अगर बात करें ज्योग्राफी शब्द की, तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी शब्द की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो, ठीक है, और ग्राफी, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन। ये स्टडी ऑफ अर्थ ही क्या ज्योग्राफी जो है कहा जाता है। इसको अगर हिंदी में देखें तो ज्योग्राफी को भूगोल कहा जाता है। भूगोल, इसको अगर हम तोड़े तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। भू और गोल शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जहां भू का जो संदर्भ है इसको पृथ्वी के संदर्भ में लिया गया है, और गोल की बात करें तो गोल अर्थात पृथ्वी जो गोल है। तो सामान्य संदर्भ में बात करें, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन एक सामान्य एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ज्योग्राफी में हम जो अर्थ का स्ट्रक्चर है इसी के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में जो अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो इस पूरे का पूरा अध्ययन इसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं भूगोल शब्द की। तो जो भूगोल शब्द ज्योग्राफी जो वर्ड है, सबसे पहले एक यूनानी व्यक्ति थे, एरेटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड कॉइन किया। क्लियर? तो ज्योग्राफी जो है इसको भी हम दो पार्ट में जो है डिवाइड करके पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के दो अगर कॉमन पार्ट की बात करूं मैं, इसके दो कॉमन पार्ट होते हैं ज्योग्राफी के। पहला तो ये आपका होता है फिजिकल ज्योग्राफी, और इसका सेकंड जो पार्ट है ये होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मानव भूगोल, इसको बोलते हैं हम भौतिक भूगोल, ठीक है। अगर बात करें फिजिकल ज्योग्राफी तो इसमें हम जो हाइड्रोस्फीयर की बात करें अर्थात जलमंडल, वायुमंडल, इट मींस एटमॉस्फेयर, जैवमंडल, बायोस्फीयर, और जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट्स है, इसके हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी में जो कल्चर है, जो ट्राइब्स है, या जो फिजिकल जो ज्योग्राफी है इसका लिंकेज जो है ह्यूमन ज्योग्राफी से हम करते हैं। उसमें इकोनॉमिक्स है, वहाँ की जो वहाँ पे कल्चर्स है, इन सबको हम इसमें लिंक करते हैं, ठीक है। तो हम जो सामान्य संदर्भ में ये कॉमन कॉन्टेक्स्ट में हम ज्योग्राफी को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को, ठीक है। तो हम जो है फिजिकल ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका भारत का भूगोल और दूसरा आपका विश्व का भूगोल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ओके, चलिए जैसे कि हम ज्योग्राफी का जो है आपका इस लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इस सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या, एक बार फिर से देखिए। सपोज करिए कि कोई भी एक पृथ्वी का टुकड़ा है, ये कोई भी एक लैंड मास है, ये कोई लैंड मास है। लैंड मास मतलब कोई भी भू-आकृति है, ठीक है, भू-आकृति है, ये लैंड मास है। तो इस पृथ्वी के टुकड़े पर अगर कोई भी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो भी नेचुरल जो चीज, ये जो प्राकृतिक तत्व जो मौजूद है, जैसे कि नदी है, ठीक है, पेड़ है, तालाब है, झील है, यहाँ पर हम कुछ पर्वत, पहाड़ है, तो इन सभी का जो अध्ययन है, चाहे जो किसी पहाड़ों का अध्ययन
पेड़ों का अध्ययन, इन नदियों का अध्ययन, झीलों का अध्ययन, तालाबों का अध्ययन, कृषि का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन, ये सब इसमें करते हैं हम ज्योग्राफी के। ओके, और इसी को हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे? इसी को हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। किसमें? कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अर्थात इसको भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की, तो इसमें आपको मैं एक कॉर्नर पे चार्ट लेके चलूंगा, आपको स्टार्ट में फिलअप करना है। ठीक है, आपका जैसे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक सिंपली चार्ट बनाते हुए चलूंगा, उसमें आपको फिलअप करना है। तो ये आपको ये चार्ट आप खुद से बनाना, अपने पास आप कॉपी और पेन लेके बैठे, तो जिसमें आप खुद से समझ के, रटना नहीं है आपको, इसको आपको समझना है, समझ के आपको उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है फिलअप करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप बुक ओपन करेंगे, सपोज करो आप कोई भी बुक रेफर करें, अपने से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स? कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, अर्थात इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री। अब ये प्रायद्वीप जो शब्द है, इस प्रायद्वीप शब्द का अर्थ क्या होता है? ये इंडिया से पेनिनसुलर कंट्री। तो अभी तक हो सकता है कि मैं ऐसे पढ़ते आया वो ठीक, उसको रट लिया, उस शब्द का मतलब नहीं पता, उसको स्किप कर दिया, ठीक है, रट लेंगे, लगा देंगे। लेकिन हमको जो है उस वर्ड का एक वर्ड टू वर्ड जो है उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि आप जब ओपन करेंगे बुक तो लिखा होगा भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तो पहले इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, फिर मैं लेकर ऑन आपको भारत पे लेकर आऊंगा। ठीक है, इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। पेनिनसुलर कंट्री है क्या? इंडिया। अब प्रायद्वीपीय देश है तो इसका अर्थ क्या है? प्रायद्वीप से हम क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको 3 स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, जनरल स्ट्रक्चर, ये आपको आगे क्लास में काम आएंगे। जब भी आप अभी क्लास में डिस्कस करेंगे तो ये तीनों टर्म आपको कभी ना कभी ये डिस्कस करेंगे। तो इसको पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, आप जरा ध्यान दें जरा बोर्ड पे, और बिल्कुल भी आपको उसको रटना नहीं है, सिर्फ समझ के चलना है। ठीक है, मैं आपको 3 स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा स्ट्रक्चर। ये आपका जो ब्लैक कलर मैंने बनाया है, ये आपका लैंड मास है। ठीक है, अर्थात ये आपका भू आकृति है। अब इसके चारों ओर में जो है, ये जो रेड डॉट्स बना रहा हूँ, ये पानी है, ये वाटर बॉडी है। ठीक है, ये चारों ओर जो बना रहा हूँ ये पानी है। इसको मैं चारों ओर बना देता हूँ। यहां मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बना के बताए, स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी। ठीक है, इसको हम एच कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। क्लियर? देखिए, ये एक भूमि का टुकड़ा है, ये जो बी है, ए है, बी है, सी, इन तीनों को आप भूमि का टुकड़ा मानिए। अर्थात कोई भी जो है लैंड मास मानिए, कोई भी भूमि का टुकड़ा, कोई भी भूमि का टुकड़ा, कोई भी लैंड मास जिसके चारों ओर पानी हो, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। जो रेड कलर में दिख रहा है ये वाटर बनाया मैंने, वाटर बॉडी है। तो कोई भी भूमि का टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। या इसी को क्या बोलते हैं? टापू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं या टापू बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसी को क्या बोलते हैं? आइलैंड। ओके, अर्थात भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोला जाता है?
द्वीप बोला जाता है या टापू बोला जाता है या आइलैंड बोला जाता है। क्लियर। हम बात करें सेकंड स्ट्रक्चर की, ठीक है। यहाँ पर बी के स्ट्रक्चर है, इसके एक देखिए ये का वन साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, ठीक है। भूमि का ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, परंतु ठीक है, परंतु एक ओर से किसी भूमि के टुकड़े से लगा हुआ हो। इट मींस कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो तीन साइड से वाटर से कवर हो और एक साइड से किसी लैंड मास से अटैच्ड हो, ये टच हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप ये इसी को बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, ठीक है। प्रायद्वीप, द्वीप का आधा क्या हुआ? ये प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, द्वीप जो चारों ओर से, देखिए आप जो है ये चारों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक है। चलिए, जो तीसरे स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, ठीक है, तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर, ये सी आपका एक स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर से किसी भूमि के टुकड़े से घिरा हुआ हो, जो चारों ओर से किसी भूमि के टुकड़े से घिरा हुआ हो। जैसे कि आप बात करें सी, ठीक है, तो ये सी जो है डी ई एफ जी एच, ये चारों ओर से किसी भूमि के टुकड़े से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्थल रुद्र। स्थल रुद्र, ये इसी को भू अवशिष्ट भी कहते हैं, ये इसी को भू अवशिष्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है लैंडलॉर्ड। क्या बोला जाता है? लैंडलॉर्ड। इट मींस ऐसा लैंड, सी की बात हो रही है, ऐसा लैंड जो चारों ओर से किसी अदर लैंड द्वारा लॉक्ड हो, उसको क्या बोला जाता है? लैंडलॉर्ड बोला जाता है, ये स्थल रुद्र बोला जाता है। तो बात करें तो उसमें मैंने आपको क्या लिखा कि भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। इट मींस इंडिया इज ए पेनिनसुलर कंट्री। तो इसमें से किसमें आपको लाई करेगा इंडिया? प्रायद्वीप में, ठीक है। अर्थात आप समझ जाएंगे कि भारत ऐसा देश है जो तीन ओर से पानी से घिरा है और एक ओर से किसी दूसरे स्थल से लगा हुआ है। इट मींस इंडिया इज दैट टाइप ऑफ कंट्री व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम थ्री साइड्स एंड अटैच्ड बाय अदर लैंड फ्रॉम वन साइड। ओके, चलिए, तो समझ में आया। तो इसको आप समझ लें कि इंडिया को प्रायद्वीपीय देश या पेनिनसुलर कंट्री क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि तीन ओर से जो है पानी से घिरा हुआ है और एक ओर से किसी स्थल से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। तो आपको एक ऐसा कॉलम बनाना है कि आपको सिर्फ इंडिया लिखा आपने, ठीक है। इंडिया को मैं आपको इसकी 1 बाय 1 इसकी जो है इसका अध्ययन कराऊंगा, आपको सिर्फ फिलअप करना है, आपको सिर्फ उसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले इंडिया में फिलअप क्या करा आपने कि भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, एक पेनिनसुलर कंट्री। ओके, ये इतनी देर में हमने सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ा। क्यों? क्योंकि हमको इसको रटना नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया से पेनिनसुलर कंट्री, ठीक है, आपने रट लिया इंडिया से पेनिनसुलर कंट्री, पर एक्चुअली आपको कंसेप्ट क्लियर होगा क्यों उसको पेनिनसुलर कंट्री ये प्रायद्वीप देश बोलते हैं। ओके, चलिए, तो जब आप पढ़ने बैठे जब भी, तो एक पेन और कॉपी लेके बैठे ताकि इसको आप तुरंत समझ चले, क्योंकि आपका इसको आप लेटर ऑन भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम आगे बात करें। भारत के क्षेत्रफल की बात करें, इसे बता देता हूं कि भारत जो है इसका क्षेत्रफल की बात करें तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या बोलते हैं किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अर्थात 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हिंदी में वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अब बात करेंगे भारत का, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, जनसंख्या में कौन सा स्थान है। यह भारत का हमको पता है, तो अगर जो कंट्रीज का पूछते हैं तो इसको हम चर्चा करते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें तो भारत इस क्षेत्रफल के साथ विश्व में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। क्लियर? चलिए, तो हम क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्षेत्रफल भारत की जो रैंकिंग है उसको हम देखेंगे। उससे पहले, अच्छा, ये हम सबको पता है या नहीं पता,
तो मैं ये मान के चलूंगा, आप में से सब लोगों को काफी कुछ आता होगा, ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि जो है आप बिल्कुल निल है, एकदम ब्लैंक है। मैं आपको जीरो लेवल को क्या, मैं माइनस लेवल से पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है। आपको हम इसको पढ़ेंगे, इवन आपको स्टेट्स और उनके कैपिटल्स ये पढ़ाऊंगे, आपको 5th क्लास में पढ़ चुके होंगे, काफी पहले पढ़ चुके होंगे, पर हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल से, या मैं बोल सकता हूँ माइनस लेवल से। तो हमको इवन कंट्रीज या हम बोल सकते हैं स्टेट और कैपिटल, ये सब भी मैं आपको इसी सीरीज में आगे पढ़ाऊंगा। ओके, तो हम बात करते हैं भारत की। तो भारत किस कॉन्टिनेंट में आता है? भारत जो है एशिया महाद्वीप का, किसका? एशिया महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट वाइज स्टडी होगी हमारी, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। जिसमें आपको कॉन्टिनेंट्स, कैसे कॉन्टिनेंट्स बने, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट्स की स्टडी जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे, क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इसलिए आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि अभी जो 7 महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। इन 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप कौन सा? एशिया, जिसमें भारत लाई करता है। ओके, तो अब ठीक है, इसके हम डेप्थ में स्टडी करेंगे, किसमें? हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो बात करें इंडिया की, तो इंडिया का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? विश्व में 7वां। जबकि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में ये तो आपका एरिया वाइज हो गया, ठीक है। एरिया मतलब आपका क्षेत्रफल। अगर जनसंख्या, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में इंडिया का कौन सा स्थान है? सेकंड रैंकिंग, ठीक है। फर्स्ट पे आप सबको पता है कि चाइना तो आपका इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में। तो भारत का क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या में दूसरा स्थान है, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको समझेंगे कहीं ना कहीं, इसको लिंक अप करके, ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आई होप। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है, और जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। इट मींस पॉपुलेशन में इंडिया की सेकंड पोजीशन है। तो हम बात करें, मैं क्षेत्रफल में आपको भारत की रैंकिंग बताऊंगा, प्लस इससे जो डीप में बनने वाले क्वेश्चन है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी है सब्जेक्ट है, इसमें मैपिंग से आपके कई क्वेश्चन ट्विस्ट होकर बनते हैं। फिर हमको लगता है कि ये आपको वर्ड टू वर्ड आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो जो पहले स्थान पर जो देश है वो है आपका रशिया। तो कौन सा देश है आपका? रशिया या रूस, ठीक है। दूसरे स्थान पर अगर बात करें, ठीक है, दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो कनाडा, इसका दूसरा स्थान आता है विश्व के क्षेत्रफल में, कनाडा। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर चीन, ठीक है, चीन का आएगा। चौथे स्थान पर बात करें हम, ठीक है, इसको आप भी चाहे तो इसको पैटर्न नोट करते जाए इसको। चौथे स्थान पर बात करें तो चौथे स्थान पर आपका यूएसए का नंबर आएगा, ठीक है। यूएसए जो है अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका क्षेत्रफल में विश्व में चौथा स्थान है। पांचवें स्थान की बात करें तो पांचवें स्थान पर ब्राजील, ठीक है। ब्राजील जो है एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो देश है ब्राजील, इसका 5वां स्थान है। छठवें स्थान पर बात करें हम तो छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपने हाल ही के दिनों में करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जंगलों में जो आग लगी थी दिसंबर माह में 2019 में। और 7वें स्थान पर जैसे कि हमने पढ़ा था कि भारत का स्थान आता है किसमें? 7वें स्थान पर, जो बिल्कुल आपको देवनागरी में लिख देता हूं मैं, भारत। क्लियर? एक कैंपेन भी चल रहा है कि इंडिया को सिर्फ भारत ही कहा जाए। आप लोग अगर करंट से रिलेटेड टच में है। और 8वें स्थान की बात करें अगर तो 8वें स्थान पर आएगा अर्जेंटीना। ओके, चलिए, अर्जेंटीना 8वें स्थान पर। तो ये मैंने आपको क्षेत्रफल के आधार पर आपको जो देश बताया है ये, तो इसको अगर आप एक ये डायग्राम के थ्रू पढ़ें, इसको अगर आप लिंकअप करें ऐसे, ठीक है, मैं आपको लिंकअप कर देता हूं इसको। ठीक है, ये मैं आपको इसको भी आप भी ऐसे लिंकअप कर सकते हैं ताकि आसानी से याद रहे। चलिए, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से बात करता हूँ कि जो बात करें रशिया, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कनाडा है। तीसरे स्थान पर चाइना है। चौथे स्थान पर अमेरिका है या यूएसए है। 5वें स्थान पर ब्राजील है। 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। 7वें स्थान पर हमारा प्यारा भारत और 8वें स्थान पर अर्जेंटीना।
तो एक पहला क्वेश्चन, तो भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है विश्व में? तो भारत का क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान है। अब इसके जो डीप में बनने वाले क्वेश्चन है मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, जो बुक्स में एनालिसिस नहीं मिलते, जो आप मैपिंग से ही बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको शीट्स जो 8 देश बता दिए हैं। अच्छा, इसमें जो रशिया की बात करें तो इसमें कॉन्टिनेंट वाइज जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा तो चर्चा करता हूं मैं। रशिया की बात करें, रशिया इतना बड़ा देश है कि आपका 2 कॉन्टिनेंट में इसका एक्सपेंशन है, एक आपका एशिया में, दूसरा आपका यूरोप में। लेकिन रशिया अपने आप को पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से किसमें मानता है? यूरोप में मानता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपने अगर गेम्स देखे हो, जो आपके स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट हो, आप लोग स्पोर्ट्स देखते हो, तो रशिया हमेशा एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसमें करता है? यूरोपियन गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अर्थात वो पॉलिटिकली अपने आप को किसमें मानता है? यूरोप में, क्योंकि यूरोप एक्चुअल में संपन्न कॉन्टिनेंट है और एशिया गरीबों कॉन्टिनेंट है, उतने संपन्न देश नहीं है। ऑब्वियसली कोई व्यक्ति जो है किसके साथ जाना चाहेगा? बेटर वन के साथ। ठीक है, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट बात करें तो फिजिकली रशिया का ज्यादा भाग किसमें आता है? एशिया में, लेकिन वो किसमें मानता है अपने आप को? यूरोप में। ठीक है, कनाडा आपका किसमें आएगा? नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है। चीन आपका एशिया महाद्वीप में है। यूएसए उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। भारत आपका एशिया महाद्वीप में है, ये हम सबको पता है। ब्राजील और अर्जेंटीना आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है और ऑस्ट्रेलिया आपका, ऑस्ट्रेलिया स्वयं एक महाद्वीप है। तो वैसे जो डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं उसको आप देखिए, जैसे कि बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सर रशिया है। दूसरा बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताएंगे सर कनाडा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसकी रैंकिंग बता देंगे। अब जैसे क्वेश्चन ट्विस्ट होकर बनते हैं कि ठीक है, हमको सीट साइड आपको भारत का स्थान पता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में भारत के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व में भारत के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको लगाना है अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया मैपिंग से आपका। दूसरा कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां क्रम है, जो कि किस देश के बाद आता है, जो कि किस देश के बाद आता है। तो भारत का क्षेत्रफल में कौन सा क्रम है, अर्थात कौन सी रैंकिंग है? 7, किस कंट्री के बाद आती है? क्वेश्चन ये बना है आपको, तो किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया के बाद। क्लियर? तो ये जो मैपिंग से क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे कैसे क्वेश्चन बने? अच्छा, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। विश्व में आपको पता है कि भारत का 7वां स्थान है। अगर वो आपसे पूछे कि भारत का एशिया में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो इसका पहले मैं आपको आंसर आपका कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, दूसरा। अब कैसे? देखिए, अगर बात करें रशिया, रशिया किस महाद्वीप में आता है? मैंने बताया था आपको, यूरोप महाद्वीप में आएगा। ठीक है, कनाडा किस में आएगा? उत्तर अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आएगा। ठीक है, चीन किस में आएगा? चीन आएगा एशिया में। यूएसए अगेन आपका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में आएगा। ब्राजील साउथ दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, ये फिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया स्वयं एक महाद्वीप है और भारत किसमें आएगा? एशिया महाद्वीप में। तो जो भारत की रैंकिंग पूछी गई ना, हम 7 तक देखेंगे। ठीक है, तो शीर्ष 7 में देखें तो एशिया में कितने देश आ रहे हैं? सिर्फ 2 ही देश आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? चाइना और इंडिया, ये दोनों। तो अब चाइना जिसका विश्व में 3रा स्थान है क्षेत्रफल में, ये एरिया में, एशिया में कौन सा स्थान है इसका? पहला, क्योंकि ये 3rd पे है, क्योंकि इससे पहले यूरोप और ये नॉर्थ अमेरिका दोनों इसमें थे। तो चाइना की एशिया में कौन सी रैंकिंग है? फर्स्ट, और दूसरा कौन सा है फिर? भारत। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्षेत्रफल में विश्व में भारत का स्थान 7वां है, लेकिन अगर एशिया से क्वेश्चन पूछ लिया उसने, तो एशिया में भारत की रैंकिंग कौन सी आ गई? 2nd आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि 7 में सिर्फ 2 ही देश हैं एशिया के। कौन कौन से? चाइना और भारत। क्लियर? तो ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने आपको जो एक साइड में चार्ट बनाने के लिए बोला था, तो इसमें सबसे पहले तो भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। ये फिलअप करा आपने। ठीक है, इसमें आगे एक उसको आगे एक्सटेंड करेंगे, फिलअप करेंगे। तो एरिया वाइज क्षेत्रफल भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। किसमें? वर्ल्ड में। ठीक है, वही एशिया, ठीक है, वर्ल्ड में। और अगर बात करें, ठीक है, वर्ल्ड में इसका 7वां स्थान है। ठीक है, और इसका एशिया में, एशिया में रैंकिंग कौन सी? भारत की 2nd। ओके, चलिए, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार इसको फिर से इस पे एक व्यू इसको देख लीजिए आप। ठीक है, ये आपको मैंने रैंकिंग बता दी है। अब ठीक है, इसी के पैरेलल मैं आपको रैंकिंग बता देता हूं पॉपुलेशन में, फिर इसमें कुछ कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो क्वेश्चन आप बना लेंगे। भारत के बाद कौन सा देश है, भारत से पहले कौन सा देश आता है, भारत का एशिया में कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये सब आप जो है जंबलिंग जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आराम से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें पॉपुलेशन की, अब हम पॉपुलेशन में आएंगे। तो मैं बताया कि भारत का पॉपुलेशन में कौन सा स्थान है? भारत का पॉपुलेशन में 2रा स्थान है। तो हम 7-8 देश देख लेंगे जिनका पॉपुलेशन वाइज
फिर मैं आपको दोनों में कंपैरिजन बताऊंगा, ठीक है। तो आप कंपैरेटिवली करना उनको, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम आगे इस पे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। बात करें पॉपुलेशन की अर्थात जनसंख्या की, भारत का स्थान कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। मैं आपको रैंकिंग लिख देता हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, ये इनको सबको पता है, कौन सा है, चाइना। दूसरे स्थान पर बात करें तो भारत का स्थान है। भारत में आप देखना, आमतौर पर मैं देवनागरी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ भारत का, ठीक है। तीसरे स्थान पर बात करें, पॉपुलेशन की बात चल रही थी, किसकी बात चल रही है, जनसंख्या की, ठीक है। तो ये आपका अमेरिका आता है, फिर आपका इंडोनेशिया आएगा, फिर आपका ब्राजील, ठीक है, फिर आपका पाकिस्तान, देन बांग्लादेश और देन ऐसे। अब इसको आप कंपेयर करना, लिंकअप करना है दोनों टॉपिक को। तो भारत का विश्व में क्षेत्र जनसंख्या में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, चीन, ठीक है। ये सबको वही में ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। अगर बात करें चीन की जनसंख्या अप्रोक्स पॉपुलेशन देखें तो लगभग जो है 140 करोड़ पॉपुलेशन है। कितनी है, लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है। भाई भारत की पॉपुलेशन की बात करें, भारत की जनसंख्या की बात करें तो अगर हम आपका सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो 121 करोड़ थी, अब लगभग इसको हम 133 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है। ये लगभग एक अप्रोक्स फिगर है, पर आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, हमेशा एग्जाम में सेंसस के अकॉर्डिंग पूछी जाती है, ठीक है। जब तक आपका 2021 तक नया सेंसस नहीं आ जाता तो आप पिछले सेंसस ही काउंट करेंगे, ठीक है। वहीं अमेरिका की बात करें, लगभग 33 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इसमें आप एक ट्रेंड देख रहे हैं आप लोग कि जो पहले और दूसरे स्थान पर जो देश है 140 133, यानी कितने का अंतर है, मात्र 7 करोड़ का अंतर है। वहीं आप तीसरा देश देखें, यानी जो थर्ड रैंकिंग जिसकी यूएसए की है, इसमें आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, पूरा कितना अंतर है, पूरा का पूरा 100 करोड़ पॉपुलेशन का अंतर है। यहाँ पे कितना अंतर है, 100 करोड़ का। यानी कि जो पहले के जो दोनों देश है इनमें और इसमें आप वेरिएशन देख रहे हैं, तो इसी से आप देख सकते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो टॉप 8 जो कंट्रीज हैं, इसमें आप सपोज करें कि भारत का बंटवारा नहीं होता, अगर भारत आज एक होता तो भारत से कौन कौन से देश निकलने वाले हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। भारत से बना पाकिस्तान, पाकिस्तान से बना बांग्लादेश। अगर, ठीक है बच्चों, अगर आपका भारत का जो है पार्टीशन नहीं होता तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप देख सकते हैं कि टॉप, भारत का बंटवारा होने के बाद भी टॉप 8 में जो है तीनों कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत हम जो पिछड़े क्यों है, क्योंकि हमारा जनसंख्या देखिए, हमारा देखिए पॉपुलेशन में कौन से आपका जनसंख्या क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां, लेकिन पॉपुलेशन में कौन सा स्थान है, दूसरा। आप देखिए रशिया का सबसे ज्यादा लैंड मास किसके पास है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, रशिया का, पर पॉपुलेशन में आप देखिए तो 8वें स्थान पर है, ठीक है। कनाडा पॉपुलेशन में नाम ही नहीं उसके टॉप 10 में, ठीक है। फिर आप देखें चाइना, तो चाइना के पास जो है अगर फर्स्ट पे पॉपुलेशन है तो उसके पास उतना क्षेत्रफल भी है, ठीक है। और क्षेत्रफल से एक्चुअल में इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो आपका मिनरल्स होते हैं, ये जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, वो रिसोर्सेस किस पे डिपेंड होते हैं, एरिया पे। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रिसोर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, संसाधन ज्यादा होंगे, ठीक है, मिनरल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो चाइना के पास कंपैरेटिवली जो है जितना क्षेत्रफल है तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिवली उतना है, इसीलिए जो है चाइना जो है हमसे कई ज्यादा आगे है, ठीक है। अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका देखिए आपका क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है, 4थे पर, ठीक है। जबकि पॉपुलेशन उनकी कितनी, मात्र 33 करोड़ है, ठीक है। तो ये भी आपका दोनों कंपैरेटिवली है, ठीक है। बात करें फिर आप ब्राजील की, ऑस्ट्रेलिया की, तो इसीलिए जो आपका अगर देखें आप ट्रेंड देखिए कि जो इंडिया के पास, जो इंडिया के 133 करोड़ जनसंख्या है और स्थान कौन सा है, 7वां, जबकि अमेरिका की मात्र 33 करोड़ जनसंख्या है और हमसे जो है 3 पायदान ऊपर, कौन से स्थान पर, 4थे पर। अर्थात जो यूएसए है, यूएसए में रिसोर्स मतलब संसाधन तो ज्यादा है, ठीक है, पर पॉपुलेशन जो है कम है, अर्थात ज्यादा एरिया है और लोग उसको यूटिलाइज करने वाले कम है। जबकि भारत में उल्टा है, भारत में क्या है कि भारत में रिसोर्स बहुत कम है
रिसोर्स अर्थात संसाधन बहुत कम है, लेकिन पॉपुलेशन जो है इसको यूटिलाइज करने वाली बहुत ज्यादा है, ठीक है। जबकि चाइना की बात करें, चाइना में वो जो है आपका, चाइना में रिसोर्स और पॉपुलेशन दोनों का बैलेंस है, ठीक है, इसीलिए चाइना हमसे ऊपर है, ठीक है। तो भारत का जो पिछड़ेपन का जो एक मुख्य कारण क्या है कि भारत में रिसोर्सेज अर्थात संसाधन बहुत कम है और उस पर निर्भर जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है भारत जो है पिछड़ा देश। क्लियर? तो मैं आपको लिंकअप करा किससे, पॉपुलेशन से और इससे, ठीक है, कि आपका चाइना फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे यूएसए। अगर बात करें तो कुछ देशों की जनसंख्या की, हमारे यूपी की बात करें तो यूपी की जनसंख्या के लिए जो है 20 करोड़, 19.5 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया खुद कितनी है, 2.5 करोड़ है। कितनी है? 2.5 करोड़ है। इतना हमारे रेलवे के फॉर्म भरा जाते हैं, इतने हमारे हैं रेलवे के फॉर्म भरा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ फॉर्म लेके एग्जाम लेने के लिए घूमती है, बेरोजगार जनसंख्या, ठीक है। तो इसीलिए जो है भारत का पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, ये लिंकअप करा आपने, क्या कारण है कि भारत में रिसोर्सेस अर्थात संसाधन बहुत कम है, जबकि उस पर निर्भर जनसंख्या या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो दिस इज द बेसिक एक्चुअल रीजन बाय इंडिया इज बैकवर्ड कंट्री। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको जो है बेसिक क्लास थी, मैंने आपको इसमें एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बताई। अब आप आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, तो जिससे मैं आपको आगे जो है इसको लिंकअप करूंगा, इन टॉपिक्स को हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझसे, जो मेरे इनबॉक्स में नंबर दिया था, आप उसमें एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको इंट्रो क्लास में मैंने अपना एक नंबर दिया था, उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनुपम चौहान आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये सेकंड वीडियो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का। मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है वर्ब टू बी। बी एक ऐसी वर्ब है जिसका एग्जाम में बहुत यूज होता है, ठीक है। इसको हम ये मान के चलेंगे, ये टेंसेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा सबसे पहला टॉपिक जो बेसिक फंडामेंटल खत्म होगा तो मैं आपको सबसे पहले टेंस पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बी को पढ़ना। तो बी का जो हिंदी में मतलब होता है, उसका मतलब होता है किसी भी चीज का होना या फिर कोई चीज है। कैसे यूज करेंगे वो आपको सीखना है। सबसे पहली चीज, मेरा जो फर्स्ट रूल है, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं बी के। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं बी की, तो कभी भी बी को किसी भी सेंटेंस में सबसे पहला रूल, डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। पहला रूल समझ में आ रहा है? बी कैन नॉट बी यूज एज ए मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस डायरेक्टली। हम इसको कभी भी डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। कैसे यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट? देखिएगा, जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं, आई गो टू मार्केट। तो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, गो आपकी क्या हो गई? मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो गो को मैंने मेन वर्ब की तरह यूज किया। अब सपोज करो आप बोलते हो, या मैंने आपसे कहा आई एम अ टीचर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं,
I be a teacher? आपको समझ में आ रहा है? मैंने जैसे ऊपर गो को डायरेक्ट यूज किया था, क्या मैं यहाँ पर बी को मेन वर्ब की तरह यूज कर सकता हूँ? तो आप ये दो एग्जांपल लिखिएगा कि मैंने आपको बताया बी सेंटेंस में पहला नियम, कभी भी डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। इज दैट क्लियर? ऊपर वाला क्वेश्चन में वो डायरेक्ट आया तब भी सही था, बट बी को डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। देखिए कैसे सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जब भी हमें बी को, सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जब भी हमें बी को किसी भी सेंटेंस में किसकी तरह यूज करना है? मेन वर्ब की तरह। आ रहा समझ में? मैंने अभी कहा पहला पॉइंट ये था, मैंने ये बोला था कि बी को डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, बट मैं अब अपने नियम को ही चेंज कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि बी को यदि सेंटेंस में डायरेक्ट आपको किसकी तरह यूज करना है? मेन वर्ब की तरह, तब इस कंडीशन में हमेशा याद रखना कि आपको बी के साथ हमेशा किसका यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का। बी के पहले हमेशा आपको क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का। इट इज मस्ट, बिना इसके हम नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज, कुछ बच्चों के बात आएगी एक माइंड में कि सर हमने तो बी को मेन वर्ब के तरह यूज होते हुए देखा है। 100% देखा होगा, बट याद रखना वो फ्रेजेस होंगे, सेंटेंस नहीं होंगे। कई बच्चे इस बात इसको मुझसे पूछने के लिए क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो आप थोड़ा जल्दीबाजी मत करिएगा। क्यों नहीं, मैं आपको भी समझा रहा हूँ इस चीज को कि बी को मैंने क्या बोला। सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा कि बी को जब भी सेंटेंस में डायरेक्ट यूज करना है किसकी तरह? मेन वर्ब की तरह, तो उसके साथ आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर? अब ये कैसे होगा? सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपसे कहा, एक व्यक्ति बोलता है फॉर एग्जाम्पल नेहा विल बी इन द क्लास। अब देखो ध्यान से, तो बी का मतलब क्या हो रहा है? होना। बी का मतलब क्या हो रहा है? होना। नेहा आपकी यहाँ पर क्या हो गई? सब्जेक्ट, और विल आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब, और बी क्या बन गई? मेन वर्ब। और जो बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जब भी हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें मेन होती है। पहली चीज होती है सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरी चीज होती है वर्ब, और तीसरी होती है ऑब्जेक्ट। तो जब भी किसी भी सेंटेंस को हम फोकस करते हैं तो इन अ सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड वर्ब व्हाटएवर रिमेंस दैट इज ओनली ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो भी कुछ बच रहा है वो पूरा का पूरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि नेहा सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और बी आपकी मेन वर्ब है, तो ये जो पूरा पार्ट था ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बट देखिए फ्रेंड्स, बी यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो जब भी बी को आप मेन वर्ब की तरह यूज करोगे तो साथ में क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। बी के साथ आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। देखिए जैसे मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, आप लोग इसको वीडियो को दोबारा से देख के ये पूरे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल बोलता हूं, जैसे सपोज करिए मैंने बताया बी का मतलब होता है होना। अब मैं आपको बोलता हूं नेक्स्ट एग्जांपल। मेरा सेकंड एग्जांपल है, मैंने आपसे कहा मैं नर्वस हो रहा हूं, तो मैं बोलता हूं आई एम बीइंग नर्वस। आई एम बीइंग नर्वस, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है NERVOUS, नर्वस, मैं नर्वस हो रहा हूं। आपको बताया बी का मतलब क्या होता है? होना। कई लोग बोलते हैं आई एम गेटिंग नर्वस। अरे गेटिंग को यूज करने की जरूरत क्या है? गलत वो भी नहीं है, बट बिकॉज दे डोंट नो द यूजेस ऑफ बी, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग, दे आर गेटिंग, कैच। तो हम डायरेक्टली काय को गेट का यूज करें? हम तो यहाँ पे बी का यूज करें, ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आई एम बीइंग नर्वस।
अब बी यहाँ पर क्या हो गई, मेन वर्ब, और एम आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब भी हमें सेंटेंस में बी को डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज करना है तो साथ में क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को मैं और आपको बता रहा हूं। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर बी को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, हमने देखा है, तो बेटा वो स्लोगन होते हैं। अब किसी ने कहा ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, आप ध्यान से देखो, ये ऑलवेज तो आपकी एडवर्ब हो गई ना, ऑलवेज यहाँ पर आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एओएफ है ये, तो यहाँ पर आप बी का यूज कर रहे हैं, बट बेटा यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट था, यहाँ तो सब्जेक्ट आई नहीं रहा है। जैसे आप किसी को बोलते हैं तो ये खुद एक प्रकार की एडवर्ब के साथ वर्ब का यूज हुआ, क्या सब्जेक्ट आया सेंटेंस में, हम बी को मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं बट कोई सब्जेक्ट साथ में नहीं है, तो इट इज अ स्लोगन। जैसे देखिए मैं किसी से बोलता हूं डोंट बी अपसेट, अपसेट मत हो, तो यहां पर देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं यू डोंट बी अपसेट, मैं यू डोंट बी नहीं लिख सकता हूं, आ रहा है समझ में, हम इस तरीके से इस पैटर्न को यूज कर रहे हैं, तब हम इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बट डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज करते होते तो यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट का यूज नहीं हो पाता। आ रहा है समझ में, प्रेजेंट टेंस में हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं बट हम विदाउट सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डोंट बी अपसेट। तो बी अब यहाँ पर आ रही है मेन वर्ब के, तो यहाँ पर डू यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डू यहाँ पर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको इस रूल को फोकस करना है कि जब भी सेंटेंस में बी आएगा, तो जब भी मेन वर्ब बनकर आएगा तो उसके साथ आपको हमेशा किसका यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब का। ये हमारा सेकंड रूल हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने नेक्स्ट रूल की। देखिए जैसे मैंने कहा, अब रूल नंबर थर्ड, यदि मुझे किसी भी सेंटेंस में, रूल नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मुझे किसी भी सेंटेंस में बी को डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे किसी भी सेंटेंस में बी को डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज करना है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बी तो डायरेक्ट यूज हो ही नहीं सकता, यदि यूज होता है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जब यहाँ पर एक नया पॉइंट आता है कि जब बी को सेंटेंस में डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज करना होता है, तो इसको इंग्लिश में हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, 8 पार्ट्स में। आ रहा समझ में, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 8 पार्ट्स में। तो बी के ये जो 8 पार्ट्स होते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है एस एम आर, ठीक है, इज एम आर, और दूसरा जो पार्ट करेंगे वॉज वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद हैज और हैव, ठीक है, और यहां पर इसका पास बनाया हैड। आ रहा समझ में? तो जब भी आपको सेंटेंस में बी को डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज करना है, तो वी हैव टू डिवाइड बी इनटू दी 8 पार्ट्स। तो बी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 8 पार्ट्स में। पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया एस एम आर। आपको याद रखना है जब भी हम इसका यूज करते हैं तो इसका जो हिंदी साउंड होता है वो क्या होता है, हे। जब हम बात करेंगे एम, तो एम का हिंदी साउंड होता है हूं, और आर के 2 साउंड है, या तो हो या फिर हे। जैसे किसी से बोला यू आर अ स्टूडेंट, अभी मैं एग्जांपल में आपको लिखकर समझाऊंगा तो और क्लियर होगा, बट ये साउंड आपको लिखना है। इसका साउंड हे, एम का साउंड हु, और आर के 2 साउंड हो गए हो या हे। अब हम बात करते हैं वॉस की। वॉस के 2 साउंड होते हैं, हा और जी, और जो वर का साउंड होता है वो होता है थे। बी के ये जो 3 अलग अलग भाग हैं, हैज, हैव, हैड, इनका यूज हमेशा याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था बी का मतलब होता है होना या हे से, बट बी के इन 3 पार्ट का यूज पोजीशन बताने के लिए होता है। पोजीशन का मतलब, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज पर अपना क्या दिखाना, अधिकार। तो बी के ये जो 3 पार्ट्स हैं नीचे वाले, हैज, हैव, हैड, इनका यूज हमेशा किसी भी चीज पर अपना स्वामित्व या अधिकार दिखाने के लिए होता है। जैसे सपोज करो आई हैव माई पेन,
आई हैव माई पेन का मतलब होता है मेरे पास मेरा पेन है, तो मैं अपने पास पेन का क्या बता रहा हूं, होना। तो साउंड तो किसका आ रहा है, बी का, बट मैं बी को, मैंने आपको बताया कि बी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता हूं। यदि बी को मुझे डायरेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज करना है तो मुझे उसको कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 8 पार्ट्स में। और ये 8 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, इज एम आर और वाज वर। अब देखिए हैज और हैव, इन दोनों के एक ही साउंड है, पास है। हेज और हैव का जो साउंड होता है वो पास है, और हेड के 3 साउंड होते हैं स्टूडेंट्स। पहला साउंड होता है पास था, दूसरा पास थी, और तीसरा होता है पास थे। अब हम इसकी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, हैज हैव के साउंड क्या हो गए, पास है, और हेड का साउंड हो गया पास था, पास थी, पास थे। तो ये हमारे बी के कितने हो गए, 8 पार्ट्स। अब एक नई चीज आपको कॉपी में और लिखना है, देखिएगा ध्यान से। जब भी मैं बात करता हूं सेंटेंस में, अब मेरा चौथा रूल देखिए, जो चौथा रूल है वो ये बताता है कि बी के ये 8 पार्ट्स जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये सेंटेंस में 8 पार्ट जब भी मेन वर्ब्स की तरह यूज नहीं हो रहे हैं। अब ये 8 पार्ट सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहे हैं, ये मेरा अगला पॉइंट है। अभी तो मैंने बताया मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे थे, बट अब यूज नहीं हो रहे हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि बी के ये 8 पार्ट, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये 8 पार्ट एग्जाम में या इंग्लिश में क्या बनकर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बनकर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो वही 8 पार्ट आपके मेन वर्ब थे, और वही 8 पार्ट अब क्या बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो ये मेन बी का रूल हो गया है। अब कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको यूज करके बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, मैं अपने से स्टार्ट करता हूं। मैंने आपसे बोला आई एम अनुपम, मैं अनुपम हूं, तो मैंने अपना अनुपम होना बताया। यहां पर देखिए साउंड किसका आ रहा है, होना, मैं अपना अनुपम होना बता रहा हूं। बट यहां पर आपने देखा एम जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या मैंने बी का यूज किया, पॉइंट समझ में आ रहा है। मैंने यहीं से क्लास की शुरुआत करी थी कि बी को कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, आ रहा समझ में। तो बी की रिप्लेस कौन कर रहा है, एम, एम यहाँ पर मेन वर्ब है। बट बेटा सेकंड सेंटेंस को आप फॉलो करेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। जैसे ही मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो देखिए अब यहां पर एम हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग आपकी मेन वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, और इंग्लिश आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो वही वर्ब ऊपर मेन वर्ब बनकर आ रही थी, और वही वर्ब अब नीचे क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब। तो दोनों जगह हम एम का यूज कर रहे हैं, बट दोनों जगह उसके एग्जिस्टेंस अलग अलग है। जब एम मेन वर्ब बनकर आ रहा था तब ध्यान रखना वो किसका पार्ट था, बी का। मगर जब एम अलग से यूज हो रहा है, मेन वर्ब के पहले यूज हो रहा है, तो वो बी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, दैट टाइम इट बिकम्स हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर। मगर आप फोकस करेंगे, आपको खुद अब ये बात समझ में आ रही होगी कि हम बी को डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं। कभी भी बी का यूज प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में डायरेक्ट नहीं हो सकता है, और होता है तो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला आई विल बी देयर, तो आई के साथ विल आ रहा है तब मैं बी का यूज कर रहा हूं, तो बी वहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और विल बी वहां पर मेन वर्ब है, और विल मेरी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ऐसे ही हम एक और एग्जांपल इसका फोकस करते हैं, देखिएगा कैसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट्स को देखकर बोला यू आर a student, you are a student, तो तुम एक स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हारा क्या बता रहा हूं, स्टूडेंट होना। तो यहाँ पर आर का जो साउंड है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, बी को। तुम्हारा क्या बता रहा हूं, स्टूडेंट होना। तो यू के साथ जब आर का यूज हो रहा है तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा लिखा क्या कि यू बी ए स्टूडेंट, तो बी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं।
अब इसी सेंटेंस में आर आपकी मेन वर्ब है, बट मैं आपसे बोलता हूं यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो यहाँ पर लर्निंग आपकी मेन वर्ब है और आर आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो वही पॉइंट आ गया कि जो चीज ऊपर मेन वर्ब थी वही चीज नीचे क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब। एक ही चीज के कितने एग्जिस्टेंस हो गए, दो। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल और देखिए आपको, देखिए जैसे मैं पास्ट में बोलता हूं, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, नेहा वॉज इन द ऑफिस। नेहा कहां थी, ऑफिस में थी। तो नेहा का क्या बताया, ऑफिस में होना। अब ध्यान से देखिए, साउंड किसका आ रहा है, बी का ही आ रहा है। साउंड अभी भी आप यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, जो आपके पास साउंड आ रहा है वो ओवरऑल किसका आ रहा है, बी का। मगर बी को डायरेक्ट यूज नहीं किया हमने, बी की जगह पर अब क्या लिखा है, वॉज। तो मैं अब इसको आपको वर्ब की फॉर्म में समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर इसी सेंटेंस में जो वॉज है वो मेन वर्ब है, बट नीचे मैंने कहा नेहा वॉज गोइंग टू मार्केट या ऑफिस। इस सेंटेंस में जो वॉज है वो गोइंग के साथ आ रहा है, तो गोइंग आपकी मेन वर्ब है और वॉज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको समझ में आ रहा है, एक ही चीज के दो एग्जिस्टेंस बन रहे हैं। तो जब वॉज हेल्पिंग वर्ब है तब वर्ब टू बी का केस नहीं है, बट जब वॉज मेन वर्ब है तब हमारा केस किसका चलेगा, वर्ब टू बी का। इज दैट क्लियर? देखिए अभी हम ऐसे ही हैज और हैव और हैड के एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल पर आता हूं। जैसे सपोज करिए मैंने यहां पर लिखा चेतन, एक नाम लिखा चेतन हैज अ कार। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर बेटा ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है वो आपकी क्या हो गई, मेन वर्ब। अब आप इसके ट्रांसलेशन को फोकस करें तो आप बोलेंगे चेतन के पास एक कार है, बट मैं थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से बोलूंगा कि मैं बोल रहा हूं कि चेतन के पास मैं कार का क्या बता रहा हूं, होना। चेतन के पास कार है का मतलब क्या है, चेतन के पास कार का होना। तो इनडायरेक्टली मैं बात किसकी कर रहा हूं, बी, मगर बी की जगह पर मैं किसका यूज कर रहा हूं, हैज का। इज दैट क्लियर? अब यहां पर जो हैज है वो मेन वर्ब है, बट मैं इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में लिखता हूं। मैंने कहा चेतन ने एक कार खरीदी है, तो चेतन हैज बॉट अ कार। तो चेतन यहां पर मेरा सब्जेक्ट है, हैज मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है और कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अभी आपको समझ में आया? तो वही चीज जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब बनकर आ रही थी, वही ऊपर मेन वर्ब बनकर आ रही थी, वही चीज नीचे आपकी हेल्पिंग वर्ब बनकर आ रही है। बट ऊपर वाला जो केस था वो आपका वर्ब टू बी को डिनोट करता है। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए मैं इस टॉपिक में आपको एक लास्ट चीज समझाने जा रहा हूं जो इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन है। आपको क्या ध्यान में रखना है, जो चीजें मैंने आपको समझाई कि मैं कैसे यूज कर रहा था, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छी तरह क्लियर करेंगे। बस ये मेरा इसका लास्ट टॉपिक है जो आपको वर्ब टू बी को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। तो आपको हेडिंग डालना है स्टूडेंट्स कॉपी में, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये आपका टॉपिक है आज का। आपको हेडिंग डालना है कॉपी में, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मैं आज आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं। जनरली आप बोलते हैं कि वर्ब की 2-3 फॉर्म होती है, 3, बट हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती है, 5। वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती है, 5। तो वर्ब की जो सबसे मेन फर्स्ट फॉर्म होती है, हमेशा ध्यान रखना, वो होती है प्लूरल। इसको याद करना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में, जो प्लूरल फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है, फोर्थ।
इसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये होती है सिंगुलर, इसको आपको ध्यान रखना है। और सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस लगता है। आ रहा समझ में? जब हम, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में काय का यूज कर रहे हैं? एस, ईएस या आईएस का, जो प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म। जो वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाती है? फिफ्थ। इसी को हम इंग्लिश में एक और तरीके से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, इसी का नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, या थर्ड वाला जो बचता है इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आ रहा समझ में? आपको देखिए, एक बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब की टोटल कितनी फॉर्म होती है? 5। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, वो होती है प्लूरल। मैंने आज या फर्स्ट वीडियो में आपको सिंगुलर और प्लूरल समझाया था। जैसे एक पेन है तो सिंगुलर है, 2 पेन है तो प्लूरल है। वैसे ही आज मैं वर्ब को सिखा रहा हूं कि वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? when we are using s, es or ies with the first form of the verb, that becomes fifth form. फिर मैंने बताया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? when we are using ing with the first form of the verb, that becomes gerund. आप ध्यान रखना, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम gerund भी बोल सकते हैं। और gerund क्या होती है? नाउन। ओके, gerund क्या होती है? नाउन। हमेशा याद रखना, इसका टेक्निकली नाम है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी, वो बन जाती है नाउन। इस नाउन का टेक्निकली नाम क्या होता है? gerund। जैसे किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर जॉब, तो मैंने कहा टीचिंग इज माय जॉब। तो टीच एक वर्ब है, तो टीच में आईएनजी लगा दिया, टीचिंग। कुकिंग इज माय हॉबी। आ रहा समझ में? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हो रहा है तो हमेशा याद रखना वो क्या बन जाती है? gerund। अब देखिए सबसे पहला एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन। तो बेटा फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी? गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या बन गई? गोस। आया समझ में? फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन, फिर गोइंग और गोस। क्लियर? तो मैं आपको ये चीज नहीं सिखाना चाह रहा हूं, ये तो आपको पता है, जैसे कम, कैन, है ना, फिर मैं लिखता कम, कमिंग और कम्स। एक एग्जांपल और लिखूंगा, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अच्छा देखिए, जैसे मैंने लिखा ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन, फोर्थ फॉर्म क्या होगी? ईटिंग, तो फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई? ईट्स। आ रहा है समझ में सभी को? ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स। जैसे एक और एग्जांपल, राइट, तो बेटा राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? रोड। ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, है ना। अब थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटर्न, और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? राइटिंग। तो फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगी? राइट में क्या लग गया? एस। तो ये हमारी फिफ्थ फॉर्म बन गई। बट मैं आपको ये नहीं सिखाना चाहता हूँ, ये तो एक जनरल सी बात है, ये सबको आता भी है, नहीं भी आता है तो आप लोग सीखिए। बट आज का टॉपिक मेरा था बी, तो मैं बी को अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। ये आप लोग इसमें से वीडियो को अभी पॉज करके लिख लीजिएगा, अच्छे से प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा कि ये वर्ब्स की फॉर्म को कैसे आपको लिखना है। अब देखिए मेरा जो टॉपिक था, आज का जो टॉपिक है बी, मैं उसको अब कंक्लूड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाह रहा था कि बी जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म दो होती है, वॉज और वर। क्लियर? बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। आई हैव बीन इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। कई लोग यही सोचते रहते हैं कि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ हमेशा सिंस फॉर आता है, और वो कहां चले जाते हैं? आईएनजी फॉर्म। जैसे आपने वो बचपन की एप्लीकेशन याद करी होगी,
आप सभी लोगों को बचपन में एक बुखार आया था और फिर वो कभी नहीं उतरा, मुझे ऐसा लगता है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो वो जो बीन होता है, हैव बीन, वो हेल्पिंग वर्ब है। बट जो मैं बीन आपको पढ़ाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये एसएससी बैंकिंग में, ये मेन वर्ब है। और आपको पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी। तो बी की फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, बीइंग। और इसकी फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, इज, एम, आर। अभी टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी पढ़ाया, 8 चीजें पढ़ाई थी बी में। तो बी की जो फिफ्थ फॉर्म है आपको याद रखना है बेटा। क्या याद रखना है, इसको एक्चुअल में सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एम पूरी इंग्लिश में किसके साथ आता है, आई के साथ। याद रखना आर, और मैंने आर को सिंगुलर में लिखा है। मैंने आपसे कहा मेरे सामने एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, तो मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट। तो यू कितने के लिए आ रहा है, एक के लिए आ रहा है, समझ में। यू आर अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, ए आ रहा है, यू आर अ डॉक्टर, तो एक के लिए आ रहा है। तो एक के लिए यू के साथ आ रहा है, मगर आ रहा है ना, तो वहां पर आर सिंगुलर के लिए आ रहा है, तो यू सिंगुलर की तरह बिहेवियर कर रहा है, बट आ क्या रहा है, आर। नहीं तो सोचो आप, आर प्लूरल होता है तो सिंगुलर में कैसे काउंट हो रहा है। यू ऑल आर गोइंग, तो यू के साथ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। यू चाहे सिंगुलर के लिए आए चाहे प्लूरल के लिए आए, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, आर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपको लिखना है हैव। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी वगैरह में, बैंकिंग में भी। हैव हमेशा याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो हैव है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड, और थर्ड फॉर्म होती है हैड, ओके। और फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैव फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद हैड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हैड है, हैविंग आ गया, और हैज। आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, मैंने आपको कहा था, देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। इसीलिए आज तक आप में से किसी भी स्टूडेंट ने हैविंग वर्ड नहीं सुना होगा, सबने हैविंग वर्ड सुना है। आ रहा समझ में, क्यों सुना है हैविंग वर्ड, क्योंकि हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी किसमें लगता है, फर्स्ट फॉर्म में। जो हैज है वो हमारी फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। अब मैं आता हूं इसी के लास्ट टॉपिक पर, ध्यान से देखिएगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, ये चीज है डू। फ्रेंड्स डू जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डू की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड, थर्ड फॉर्म है डन, और फोर्थ फॉर्म अब आप खुद ही समझ में आ गई होगी कि क्या होगी, डूइंग। और जो इसकी लास्ट फॉर्म है तो डू में क्या लग जाएगा, ईएस, तो वो क्या हो गई, डस। क्लियर, डस यहां पर डू की कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को अब याद करना है। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ भी हो जाए, आपको बहुत अच्छा यदि इंग्लिश सीखना है तो आपको सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। बिना याद किए हुए आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते, क्योंकि ये एक भाषा है, और भाषा को सीखने के लिए याद करना बहुत ही जरूरी है। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए। बहुत आसान तरीका है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर का, कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। यहां पर एक जाते जाते मैं एक चीज और आपको सिखा रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हैव होता है और जो हैज होता है, मैंने आपको बताया था हैव और हैज का जो मतलब होता है पास्ट से होता है, पास होना। आई हैव अ पेन, मगर हम आने वाले समय में हैव का एक और सेंस पढ़ेंगे, और हैज का आप लोग लिख लेंगे। हैव जो होता है ईट को रिप्लेस करता है, ये जो होता है टेक को रिप्लेस करता है, और किसको रिप्लेस करता है, ड्रिंक को। मैं इसके एग्जांपल आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर, यहां पर आपको ध्यान रखना है हैव और हैज का एक और मतलब होता है खाने से, पीने से, लेने से। जैसे सपोज हैविंग का यूज, देखिए मैं आपसे बोलता हूं मैं एक कप चाय पी रहा हूं, तो आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास चाय का एक कप हो रहा है, जबकि आई हैव अ पेन का मतलब होता है मेरे पास एक पेन है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया कि यहां पर मैं हैविंग का यूज कर रहा हूं, तो हैविंग का मतलब क्या हो रहा है, लेने से। जैसे आई हैव वाटर, इसके दो मतलब निकल सकते हैं।
या तो ये भी बोल सकता हूँ, मेरे पास जैसे मान के चलिए ये पानी की एक बोतल है और मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ आई हैव वाटर, तो इसका मतलब मेरे पास पानी है। मगर कोई व्यक्ति पानी पी रहा है, कोई व्यक्ति पानी को पी रहा है, तो वो ये भी बोल सकता है आई हैव वाटर या आई ड्रिंक वाटर। बहुत बात करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है, समझने को चाहिए। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए इंग्लिश के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से, अपने भाइयों और बहनों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स के बारे में बताइए और जितना हो सकता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। मैं आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शर्मा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जैसे कि आपको पता है बेटा, पार्ट 1 में हमने फ्रैक्शन के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे उनको आराम से और अच्छे से, शायद मैं समझता हूं कि अच्छे से कर लिया था। बेटा हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 में पिछले पार्ट का एक आध क्वेश्चन और लेंगे एज एन एग्जांपल। उसके बाद आज हम कुछ सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ रूल्स देखेंगे। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं। हमने पार्ट 1 में जहां से छोड़ा था वहां से एक क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए, जोश को अंदर अपने भर लीजिए और एकदम जोश के साथ आइए आप और मैं धूम मचाने को बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिखूं तो पहला क्वेश्चन जैसे कि मान के चलिए 3 1/3 प्लस 33 1/3 प्लस 333 1/3 प्लस 3333 1/3 प्लस 33333 1/3 प्लस 33333 1/3। ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 33 है, देन 333 है, फिर 3333 है, फिर 33333 है, फिर 3,33,333 है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बेटा 3 के बाद क्या लिख दिया बेटा मैंने इसके नीचे 33 के बाद मैंने क्या लिख दिया बेटा 333 के बाद क्या लिख दिया बेटा मैंने 3,333। उसके बाद लिखा बेटा मैंने 33,333 और उसके बाद लिखा बेटा मैंने 3,33,333। अब इसको मैं आराम से जोड़ सकता हूं। जोड़ने में परेशान नहीं होना है, सिर्फ देखना है कि हम कहां से ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 3 6 बार है बेटा। 6 किया कितना होता है 18 का 8 ना लिख दूंगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 1 2 3 4 5 3 कितनी बार है बेटा 5 बार। 3 पंजे कितना होता है 15, 1 कितना हो गया 16, 1 ऊपर चला जाएगा। 3 1 2 3 4 कितनी बार है 4 बार। 3 चौक कितना होता है 12, 1 जोड़ दूंगा 3 और यहाँ कैरी चला जाएगा। अब 3 कितनी बार है 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 9,
और एक कितना हो जाएगा 10, फिर एक आपकी क्या चली जाएगी, कैरी चला जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा 6, सॉरी 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना होगा बेटा 7, और ये क्या हो जाएगा 3। तो जब हमने सिर्फ नंबर्स को जोड़ा तो हमारा आंसर कितना आया 370, 368। अरे क्लियर है? अब आप बोलोगे सर भिन्न का क्या कर दे, तो बेटा याद करो कल ही पढ़ाया है भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने तरीका बताया था कि नीचे वाली संख्या हमेशा खुद में एक संपूर्ण संख्या होती है। नीचे वाली संख्या हमेशा खुद में एक संपूर्ण संख्या होती है, और नीचे जितनी संख्या है अगर उतनी संख्या ऊपर बना दूं तो कटेगा और 1 आ जाएगा। बेटा मैं बोल रहा हूं नीचे जितनी संख्या है अगर उतनी संख्या ऊपर हो तो कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है बेटा, ये भी 3 लिखा हुआ है, ये भी 3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहां तक की बात करूं बेटा तो ध्यान से देखना, 3 3 3 तो नीचे है, लेकिन ऊपर जोड़ूंगा 1 और 1 2 और 1 3, तो क्या इन तीनों को मिला के, क्या इन तीनों को मिला के एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा? बिल्कुल बन रहा है सर, क्यों नहीं बनेगा? आगे देखिए 1/3 1/3 1/3, इन तीनों को मिलाकर फिर से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं 370 368 प्लस ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 370 370। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 370 370। सर हम इसे दूसरे तरीके से नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका क्या है देखिएगा, दूसरा तरीका क्या है। मेरा आंसर कितना आया था बेटा 370 368। कितना आंसर आया था बेटा मेरा 370 368। इसके बाद में आप प्लस लगाऊं और ब्रैकेट में देखूं 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार? 6 बार। तो मैं यहां पे लिखूं 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार है? 6 बार हो गया कि नहीं हो गया? यहां देखिए ये 370 368 प्लस क्या ले लिया हमने साथ में 3। बेटा इसको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 को 3 से भाग दो, कितना आएगा 2। 370 368 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 370 370। तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेटा मैं ये देखना चाह रहा था कि कल का पार्ट आपने ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उस पार्ट से मिलता जुलता मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 2 पे, सिंप्लीफिकेशन के टाइप 2 पे चलेंगे और फिर समझेंगे कि उसे हम और कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा तरीका बता दूं। पहले मैं जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट हो सकते हैं वो मैं कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद बेटा मैं एक के बाद एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा और सिंप्लीफिकेशन में आपको रटा के मानूंगा। विश्वास रखिए सिंप्लीफिकेशन आप रटेंगे और ढंग से करेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यही रख कर देता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना बेटा ले सकता है। अब देखिए आगे हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आगे हम कैसे समझ सकते हैं, समझिएगा। पहले मुझे आपके अंदर जोश चाहिए, एकदम भरपूर चाहिए। देखिएगा मैंने यहाँ पे एक सीरीज लिखी, सिंपल सी एक सीरीज लिखूंगा मैं। देखिएगा एक सीरीज है 1 - 1/2, एक सीरीज है, नेट से ही समझ लेते हैं। एक सीरीज है 1 - 1/2। आगे बढ़ेंगे 1 - 1/3, आगे बढ़ेंगे 1 - 1/4, आगे बढ़ेंगे 1 - 1/5, आगे बढ़ेंगे 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/8, 1 - 1/9 एंड 1 - 1/10। ये हमारी सीरीज है। हमें देखना है कि हम इस सीरीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा बात को समझिएगा, पहले हम इस सीरीज को डिटेल में समझेंगे। ये सीरीज अगर डिटेल में टूटेगी तो कैसे टूटेगी समझिएगा, कैसे टूट सकती है देखिएगा। मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 एकम 2 -1, ये कितना हो जाएगा 1/2। फिर मैं इंटू करूं 3 एकम 3 -1, ये हो जाएगा 2/3। फिर मैं इंटू करूं 4 एकम 4 -1, 3/4। फिर मैं इंटू करूं 5 एकम 5 -1, 4/5। फिर मैं इंटू करूं 6 एकम 6 -1,
5/6, फिर इंटू करूं 7 एकम 7 माइनस 1 6/7, फिर इंटू करूं 8 एकम 8 माइनस 1 7/8, फिर इंटू करूं 9 एकम 9 माइनस 1 8/9, और बेटा फिर इंटू करूं 10 एकम 10 माइनस 1 9/10। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया 1, और यहाँ नीचे मेरा आंसर कितना आया 10। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/10। क्या सर हम बार बार अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पे 10 की जगह अगर सर 100 होता तो सर हम उसे कब तक खोलेंगे, सर कब तक करेंगे? हम तो परेशान हो जाएंगे सर, पेपर कैसे निकलेगा? परेशान नहीं होना है बेटा, परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये मैंने आपको डिटेल में खोल के दिखाया है, और हम फॉर्मूला खुद यहाँ पे बनाएंगे, किसी बुक के भरोसे नहीं रहेंगे। हम खुद मेरे तरीका देखेंगे कि कैसे खुल सकता था, और उसी के बेसिस पे हम खुद फॉर्मूला बनाएंगे। सर कैसे बनाएंगे? अरे विश्वास रखो, बनेगा। देखो देखो बनेगा फॉर्मूला, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरी सीरीज अच्छे से देख लो। मुझे दिख रहा है कि लास्ट की जो सबसे बड़ी संख्या वो कितनी है 10। अरे मैं पूरी सीरीज को अगर ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, लास्ट की सबसे बड़ी संख्या क्या है 10 है। और अब जो ना ध्यान से आप भी देख लो, तो बेटा हमने टाइप चेंज किया, और टाइप चेंज करके हम एक सीरीज वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, और सीरीज आपके सामने लिखी है। अब देखिएगा ये सीरीज कैसे सॉल्व होगी। देखिए मैंने क्या लिखा है 1 - 1/2, 1 - 1/3, ऐसे करते करते मैंने लास्ट में लिखा है 1 - 1/10। सबसे पहले हम इसे डिटेल में करेंगे। कैसे करेंगे हम इसे? सबसे पहले डिटेल में करेंगे। डिटेल में कैसे करेंगे देखिएगा, मैं अगर यहाँ पे देखूं तो 2 × 1 = 2 -1 ये हो जाएगा 1/2, इंटू 3 × 1 = 3 -1 ये हो जाएगा 2/3, इंटू 4 × 1 = 4 -1 ये हो जाएगा 3/4, इंटू 5 × 1 = 5 -1 ये हो जाएगा 4/5, इंटू 6 × 1 = 6 -1 ये हो जाएगा 5/6, इंटू 7 × 1 = 7 -1 तो ये हो जाएगा 6/7, इंटू 8 × 1 = 8 -1 ये हो जाएगा 7/8, इंटू 9 × 1 = 9 -1 ये हो जाएगा 8/9, और बेटा 10 × 1 = 10 -1 तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9/10। तो सर अब इसमें क्या करेंगे बेटा? दिख रहा है क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 2 से 2 काटेंगे, 3 से 3 काटेंगे, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 बचा, वहां पे 10 बचा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा आंसर 1/10 आया। तो आप बोलोगे सर वहां पे लास्ट नंबर सर 10 था, तो सर आपने खोल दिया, डिटेल में करवा दिया, आंसर ला दिया, सर वहां 100 होगा, 1000 होगा, सर 10,000 होगा। सर हम कब तक करेंगे? सर हमें तो एग्जाम निकालना है, तो परेशान नहीं होना है। मैंने क्या बोला? मैं थोड़ा उल्टा चलूंगा, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल से फॉर्मूला बनवाऊंगा। आ रही है बात समझ में? मैं उल्टा चलूंगा बेटा, हूं थोड़ा सा उल्टा। फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा बेटा, मैं न्यूमेरिकल से फॉर्मूला बनवाऊंगा। तो ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल हमने ये देखा कि आंसर कितना आया 1/10। तो फॉर्मूला कैसे बन सकता है समझिएगा। इसकी लास्ट सबसे बड़ी संख्या कितनी थी? 10। तो यहाँ नीचे कितना आया है? 10। अरे बात समझ में आ रही है? इसकी लास्ट सबसे बड़ी संख्या कितनी थी? 10। तो नीचे कितना आया है? 10। इसका मतलब कि यहां से सीधा सीधा एक फॉर्मूला निकल रहा है सीरीज का, और वो फॉर्मूला क्या बन के आएगा? 1/n। सर n क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी भी संख्या सबसे बड़ी होगी, जो भी संख्या सबसे बड़ी होगी वही उसी संख्या को 1 के बटे में लिख देंगे। जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसी संख्या को 1 के बटे में लिख देंगे बेटा, वही आपका आंसर है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमें क्वेश्चन 1 - 1/2, 1 - 1/3 और डैश डैश करके 1 - 1/100 ले लें, तो इस हिसाब से सर आंसर 1/100 आएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, अब आंसर 1/100 ही आएगा। 1/100 क्यों आएगा? क्योंकि इस पूरी सीरीज में अब सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 100 है। उस 100 को क्या करेंगे? 1 के बटे में लिख देंगे, वही आपका आंसर है। सर क्यों लिख देंगे? आओ बेटा आओ, थोड़ा देखो फॉर्मूला क्या बनाया, 1/n। अगर सीरीज 1000 तक है तो आंसर कितना होगा बेटा? 1/1000। अगर सीरीज 1000 तक है
1000 तक है तो 1/1000, अगर सीरीज 10,000 तक है बेटा तो 1/10,000, अगर सीरीज इनफाइनाइट तक है तो 1/इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है बेटा? इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, तो 1/अनगिनत। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर माइनस में तो बता दिया आपने, सर ये प्लस में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? परेशान नहीं होना है, जब माइनस का फॉर्मूला बना है तो प्लस का कहां जाएगा? प्लस का भी बनेगा बेटा, परेशान नहीं होना है। ध्यान से देखिएगा। अब हम देखते हैं कि प्लस के साथ क्या हो सकता है। जिसको भी लग रहा है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे प्लस के साथ क्या होगा, देखिएगा बेटा। देखिए प्लस में मेरे पास सीरीज है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/6, 1 + 1/7, 1 + 1/8, 1 + 1/9 एंड 1 + 1/10। बेटा ये सीरीज है हमारी, ठीक है। और ये सीरीज कायम है बेटा, इस बार ये सीरीज कायम है बेटा, इस बार सीरीज सब प्लस में। देखिए कुछ नहीं करना है, मैं इंटू करूंगा, जोड़ दूंगा, अरे इंटू करूंगा, जोड़ दूंगा, अरे इंटू करूंगा, जोड़ दूंगा, इंटू करूंगा, जोड़ दूंगा, परेशान नहीं होंगे। इंटू करता चला जाऊंगा, जोड़ता चला जाऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। देखिएगा 2 एकम कितना हुआ बेटा? 2 और कितना हुआ बेटा? 3/2, 2 और कितना हो गया बेटा? 3/2। आगे देखिए 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया बेटा? 4/3। 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया बेटा? 4/3। मेरे हिसाब से शायद आप लोग को रेड से ही अभी सही दिखेगा, ठीक है। तो अपन रेड से करते हैं। 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया बेटा? 3/2 इंटू किया बेटा 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया बेटा? 4/3 इंटू किया बेटा 4 एकम 4 और 1 5/4 इंटू किया बेटा 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया? 6/5 इंटू किया बेटा 6 एकम 1 और 1 7/6, 7 एकम 7 और 1 8/7, 8 एकम 8 और 1 9/8, 9 एकम 9 और 1 10/9, 10 एकम 10 और 1 11/10। ये आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10 कट गया कि नहीं कट गया बेटा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है बेटा? 11। यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है? 11। और बटे में संख्या कितनी दे रखी है बेटा? 2। वहां पे संख्या कितनी दे रखी है? 11। और बटे में संख्या कितनी दे रखी है? 2। तो 11 बटे अगर मैं 2 कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 5.5। कितना आएगा आंसर मेरा? 5.5। अब आप बोलेंगे कि सर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो फॉर्मूला बनाने के लिए फिर से सीरीज को ध्यान से देखिए। इस बार हाईएस्ट नंबर कितना था बेटा? 10। हाईएस्ट नंबर कितना था बेटा? 10। लेकिन आपने कितना लिया है बेटा? 11। मतलब अब चाल चल रहे हो, एक ज्यादा ले रहे हो। अरे 10 था 11 लिया तुमने, ये चाल चल रहे हो, एक ज्यादा ले रहे हो। मतलब अब की बार, और अब की बार क्या कर रहे हो? 2 से भाग भी दे रहे हो। तो अब की बार अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अब की बार अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो अब की बार फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? फॉर्मूला निकल के आ रहा है n+1/2। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया? n+1/2। ये फॉर्मूला निकल के आ गया क्या? और अगर ये फॉर्मूला निकल के आ गया तो देरी किस बात की? एक बड़ी सीरीज का क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो अपन को पता ही चल गया है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिया 1+1/2, 1+1/3, डैश 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 1+1/100। अरे क्लियर है? फॉर्मूला पता चल गया है। फॉर्मूला बोलता है n में +1 कर दो। क्या बोलता है फॉर्मूला? n में +1 कर दो। n क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या। क्या होता है? n सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 100 +1 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 100 + 1/2 यानी 101/2। तो आंसर आएगा बेटा 50.5। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 50.5। मतलब कि अगर सीरीज
माइनस में है तो फॉर्मूला होगा 1/n, और अगर सीरीज प्लस में है तो फॉर्मूला होगा n+1/2। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? n+1/2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज भी आपको एकदम क्लियर हुई होगी। हम आगे और अच्छी सीरीज देखते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। देखिए बेटा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस सीरीज से और टफ सीरीज नहीं बन सकती, बिल्कुल बनती है बेटा, लेकिन वो मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज बताऊंगा तो तुम सर चकरा जाओगे कि सर क्या कर रहे हो, पहले सिंपल तो पढ़ा दो। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, हमने कसम खाई है कि हम जीरो से उठेंगे। कहां से उठेंगे हम? जीरो से। तो जितनी भी टफेस्ट सीरीज होंगी वो हम कल या बाद में परसों नरसों के लेक्चर में पढ़ेंगे, जब मुझे लगेगा कि अब मैं आपको सीरीज पहुंचा सकता हूं, ताकि आप उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन का फिर से हम कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा समझिए। मुझसे अगर किसी ने बोला सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, सर इसको जोड़ दीजिए। क्या बोला मुझसे किसी ने कि सर इसको जोड़ दीजिए। मैं क्या फालतू बात करता है यार, इसको जोड़ना, मैं जोड़ देते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45, 10 55, मैंने कहा 55 आ गया। अरे ये भाई मैं जोड़ दिया यार, कैसी बात करता है। उसने कहा अच्छा, कहते सर यहाँ, सर थोड़ा सा यहाँ हो सर। मैंने कहा ठीक है भाई बता। कहते सर एक काम करो सर, इसको जोड़ दो। यार जोड़ तो इसको भी देंगे, दिक्कत थोड़ी ना है। अरे इसको भी जोड़ देंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा। क्या इसको जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा? क्या अब मुझे 20 तक जोड़ना है? बात समझ में आ रही है? अब मुझे क्या जोड़ना है? 20 तक जोड़ना है। बोल रहे सर अभी से ही घबरा गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर इसको जोड़ दो जरा। मैंने कहा अरे भाई जोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे टाइम लग जाएगा, मना नहीं कर रहा हूं, टाइम लगेगा मुझे। तो अगर टाइम लगेगा तो हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। और फॉर्मूला कैसे बनेगा ध्यान से सुनिए। हमेशा टारगेट करेंगे आखिरी वाली संख्या को, नंबर ऑफ टर्म्स आखिरी वाली संख्या को। ध्यान से देखिएगा, जब मैंने इसको जोड़ा था बेटा तो पूरा जोड़ के कितना आया था? 55। तो मैं 55 ऐसे भी तो निकाल सकता था। मैं बोलता सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 10, और मैं बोलता कि 10 के बाद कितना आता है? 11, और बाद में मैं हमेशा कितने से डिवाइड कर दूंगा? 2 से। हमेशा कितने से डिवाइड कर दूंगा मैं? 2 से। तो 10 2 से गया 5 आया। तो आंसर अभी भी आप चेक कर लो 55 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आंसर अभी भी 55 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमें यही तरीका 20 वाले में लगाना है। यहाँ पे आखिरी संख्या 10 थी तो 10 लिखा। यहाँ पे आखिरी संख्या कितनी है? 20, तो हम 20 लिखेंगे। 10 के बाद 11 आया तो 20 के बाद हम 21 ले लेंगे। अरे बट्टे में तो वो 2 ही ले रहा था, तो हम भी बट्टे में 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 20 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 210। क्लियर है बेटा? अब वही ट्रिक अब इसमें लगा के देख लेते हैं। वहां पे आखिरी संख्या 10 थी, 10 लिया। आखिरी संख्या 20 थी, 20 लिया। यहाँ आखिरी संख्या 30 थी, 30 लेंगे। वहां 10 के बाद 11 लिया, 20 के बाद 21 लिया। तो बट ऑब्वियस है बेटा 30 के बाद हम 31 लेंगे। सब में 2 से डिवाइड हुआ बेटा, तो यहाँ भी कितने से डिवाइड कर देंगे हम? 2 से। और 2 से मैं 30 को भाग दूंगा तो 15 आएगा। और 15 × 31 करूंगा तो परेशान क्यों होते हो? 31 को 3 मान लो। 15 × 30 करूंगा तो कितना होगा? 450। 15 × 15 450, और 15 कितना हो जाएगा? 465। कितना हो जाएगा बेटा? 465। तो सर फॉर्मूला तो बताया ही नहीं आपने। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? इतनी देर से फॉर्मूला ही तो चल रहा है कि जितनी संख्या है उससे एक ज्यादा ले लो, 2 से भाग दे दो। अरे जितनी संख्या है उससे एक ज्यादा ले लो, 2 से भाग दे दो। जितनी संख्या है उससे एक ज्यादा ले लो, 2 से भाग दे दो। तो फॉर्मूला का इंतजार कर रहा है तुम्हारा। देखो देखो देखो, फॉर्मूला इंतजार कर रहा है। जितनी संख्या है संख्या को n मान लो, उससे एक ज्यादा ले लो, n+1 मान लो, 2 से भाग दे दो तो दे दो ना। तो यही तो फॉर्मूला होगा, यही तो फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला किसका होगा कि अगर मुझे प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, अगर मुझे प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा? n × n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा? n × n+1/2।
बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं कल आपको और संख्या जोड़ते हुए दिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हम कल और संख्या जोड़ते हुए पढ़ेंगे, लेकिन हम हर एक चीज का छोटा छोटा सा हिस्सा पढ़ेंगे, उसे धीरे धीरे डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चंस भी तो करने हैं। तो ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? क्वेश्चन में पढ़ेंगे। कंसेप्ट में देखो बेटा, मैं आपको 10% पढ़ाऊंगा, लेकिन बेटा मैं क्वेश्चंस में आपको 100% तक ले जाऊंगा, क्योंकि हर चीज का अगर कंसेप्ट बताने लगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। जो भी कंसेप्ट बचेगा वो क्वेश्चंस में सीधा अप्लाई होगा, तो परेशान नहीं होंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि और क्या चीज कर सकते हैं। तो आइए इसके आगे मैं आपको एक और नई चीज सिखाता हूं। इसके आगे मैं आपको एक और नई चीज सिखाता हूं। मैं आपको सिखाता हूं स्क्वायर रूट निकालना। क्या सिखाता हूं बेटा मैं? स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्गमूल। क्या बोलेंगे? वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है, वर्गमूल निकालना सीखना है, तो आपको कम से कम 1 से 10 तक का स्क्वायर चाहिए। आपको कम से कम 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। कैसे? देखिएगा, यहां पे मैंने लिया बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए समझिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इसको ध्यान से देखना है और चीजें अपने आप निकलती चली जाएंगी। चीजें अपने आप निकलते चली जाएंगी। कैसे निकलेंगी देखिएगा, कैसे समझेंगे कैसे निकलेंगी देखिएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ? 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या संख्या हमने केवल इतनी पढ़ी है? क्या संख्या हमने केवल इतनी पढ़ी है? देखो मैं अगर पीछे से केवल इकाई संख्या की बात करूं बेटा, तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो संख्या हमने सिर्फ इतनी तो नहीं पढ़ी, संख्या हमने क्या पढ़ी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हमने यही पढ़ी है। तो ध्यान से देखना और मुझे एक जवाब देना, इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो इनकी इकाई संख्या पे नहीं पाई जा रही। इकाई संख्या मतलब यूनिट प्लेस। इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इनकी इकाई संख्या यानी कि यूनिट प्लेस पर नहीं पाई जा रही। यूनिट प्लेस मतलब पीछे से पहली संख्या, इकाई संख्या मतलब पीछे से पहली संख्या। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इनमें से नहीं पाई जा रही? तो ध्यान से देखना, एक तो हो गया 2। क्या किसी के भी आखिरी में 2 लिखा है क्या? 2 हो गया। 1 हो गया सर 3। क्या किसी के भी आखिरी में 3 लिखा है क्या? 3 हो गया। 1 हो गया सर 7। क्या किसी के भी आखिरी में 7 लिखा है क्या? 1 हो गया। 8। क्या किसी के भी आखिरी में 8 लिखा है क्या? तो इससे क्या समझ में आया कि सर किसी संख्या के आखिरी में अगर 2 लिखा हुआ हो, 3 लिखा हुआ हो, 7 लिखा हुआ हो या 8 लिखा हुआ हो, तो सर वो कभी भी किसी का भी वर्गमूल नहीं होगा। वो कभी भी किसी का वर्गमूल नहीं होगा। मैंने क्या बोला? जिस संख्या की आखिरी में 2 3 7 या 8 लिखा हो, वो कभी भी किसी का भी वर्गमूल नहीं होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये कितने का वर्गमूल है, आप बोलोगे पागल है क्या, आखिरी में 8 लिखा है, किसी का वर्गमूल नहीं है। मैं बोलूंगा अच्छा गुस्सा नहीं करिए, बताइए तो किसी का वर्गमूल है। आप बोलोगे नहीं, तो फिर पागल हरकत कर रहा है, आखिरी में 7 है, ये किसी का वर्गमूल नहीं। मैं बोलूंगा गुस्सा नहीं कर बेटा, ये तो किसी का निकलेगा, पक्के में ये किसी का वर्गमूल है। आप बोलोगे नहीं, आखिरी में 3 लिखा है, ये किसी का वर्गमूल नहीं है। और इसी तरीके से अगर मैं बोलूं बेटा 12 तो किसी का वर्गमूल होगा, आप बोलोगे नहीं, आखिरी में 2 लिखा है, ये किसी का वर्गमूल नहीं है। इसका मतलब जिस संख्या के आखिरी में 2 3 7 8 लिखा होगा, वो किसी का भी वर्गमूल नहीं होगा। जिस संख्या के आखिरी में 2 3 7 8 लिखा होगा, वो किसी का भी वर्गमूल नहीं होगा। आप तक ये बात क्लियर पहुंची? अब वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करूं
तो एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये देखो एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये एक कब आया जब कितने का स्क्वायर किया? एक का। लेकिन जब ये वाला एक है, ये एक कब आया जब कितने का स्क्वायर किया अपन ने? 9 का। अरे क्लियर है? ये एक कब आया जब कितने का स्क्वायर किया? 1 का। लेकिन ये कब आया जब कितने का स्क्वायर किया अपन ने? 9 का। ध्यान से देखिए, ये कितना लिखा है? 4। ये 4 कब आया? ये 4 कब आया जब हमने एक बार कितने का स्क्वायर किया? 2 का। और एक बार और देखो 4 लिखा हुआ है, तो कितने का स्क्वायर किया? 8 का। तो 4 कब आया जब एक बार हमने 2 का स्क्वायर कर दिया और एक बार हमने 8 का स्क्वायर कर दिया। अरे क्लियर है? आगे ध्यान से देखो, ये कितना लिखा है? 6। ये कितना लिखा है? 6। तो 6 कब आया जब एक बार कितने का स्क्वायर किया? 4 का। और एक बार कितने का स्क्वायर किया? 6 का। तो 6 कब आएगा जब एक बार 4 का स्क्वायर होगा और एक बार कितने का स्क्वायर होगा? 6 का। आगे ध्यान से देखेंगे, आगे ध्यान से देखेंगे, ये कितना लिखा है? 9। ये भी कितना लिखा है? 9। तो 9 कब आएगा जब एक बार कितने का स्क्वायर करेंगे हम? 3 का। और एक बार हम कितने का स्क्वायर करेंगे? 7 का। तो 9 कब आएगा जब एक बार हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और एक बार हम कितने का स्क्वायर कर देंगे? 7 का। तो क्या आ जाएगा? 9। तो ध्यान से देखो, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, तो बचा क्या? सर 5 बचा। तो 5 तभी आएगा जब कितने का स्क्वायर होगा? 5 का। सर 0 बच गया। 0 भी तभी आएगा जब आखिरी में किस संख्या पे स्क्वायर होगा? 0 पे। अरे बात समझ में आ रही है बेटा? फिर से बताता हूं, ये एक किस पे आया है जब 1 का स्क्वायर किया और जब 2 का स्क्वायर किया। ये 4 किस पे आया है जब 2 का स्क्वायर किया और 8 का स्क्वायर किया। ये जो 6 है ये कब आया जब 4 का स्क्वायर किया और 6 का स्क्वायर किया। और ये 3 कहां गया? सॉरी 9, ये 9 कब आया जब 3 का स्क्वायर किया और 7 का स्क्वायर किया। और बात बची 5 किस पे आएगा? 5 पे। 0 किस पे आएगा? 0 पे। सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोग के सामने, मैं क्वेश्चन लेता हूं आप लोग के सामने, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं ये कि मैं क्यों बता रहा हूं। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1849। क्या क्वेश्चन लिख दिया मैंने? 1849। बेटा हम निकाल रहे हैं वर्गमूल। अब मेरी एक एक बात कान खड़े करके सुन लेना, एकदम कान खड़े होने चाहिए और बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। हम कितने का वर्गमूल निकालना है? 1849 का। कितने का वर्गमूल निकाल रहे हैं बेटा हम? 1849 का। क्या लिखा है? ये वर्ग। ये क्या लिखा है? स्क्वायर। बेटा स्क्वायर को इंग्लिश में जब अपन बोलते हैं तो उससे आप कौन सी संख्या समझते हो? सर हम स्क्वायर को 2 समझते हैं। अगर मैं वर्ग बोलूं तो वर्ग को अगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो उससे आप कौन सी संख्या समझते हो? सर हम उसे भी 2 समझते हैं। तो बेटा स्क्वायर और वर्ग का मतलब ही क्या होता है? 2। स्क्वायर और वर्ग का मतलब ही क्या होता है? 2 होता है। तो हम क्या करेंगे? हमेशा पीछे से 2 संख्याओं को क्या कर देंगे? फिक्स। हम क्या करेंगे बेटा? हमेशा पीछे से 2 संख्याओं को क्या कर देंगे? फिक्स। आगे कितनी भी संख्या लिखी हो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो संख्या के पीछे जाएंगे, 2 संख्या उठाएंगे, उन्हें वहीं रोक देंगे, उन्हें नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन उनके बाद जितनी भी आगे संख्या लिखी है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। मैंने यहाँ पर 49 को फिक्स कर दिया। जब मैंने 49 को फिक्स कर दिया तो हर संख्या की इकाई संख्या देखो बेटा, हर संख्या की इकाई संख्या देखो। इकाई संख्या कितनी लिखी है? 9। कितनी लिखी है? 9। और बेटा 9 कब आता है? सर 9 जब आएगा ना तो सर 3 और 7 पे आएगा। सर 9 जब आएगा ना सर तो 3 और 7 पे आएगा सर। तो 9 कब आएगा बेटा? एक तो 3 पे आएगा और एक 7। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि फिक्स तो 49 हुआ, 18 नहीं हुआ है। फिक्स क्या हुआ है? 49। 18 नहीं हुआ है, मतलब 18 को देखो कि 18 किन 2 संख्याओं के वर्गमूल के बीच में आ रहा है। क्या बोला मैंने? 18 किन 2 संख्याओं के वर्गमूल के बीच में आ रहा है। तो मैं ध्यान से देखूंगा कि सर ये लिखा 16, सर ये लिखा 25, तो सर 18 यहीं कहीं तो आ रहा। अरे क्लियर है? क्या बोलूंगा मैं? सर ये लिखा 16, ये लिखा 25, तो सर 18 इसके बीच में ही तो आ रहा है। तो हमेशा हमें कौन सी संख्या लेनी है बेटा? छोटी वाली। कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली। तो 18 से छोटी संख्या कितनी होगी बेटा? 16। 18 से छोटी संख्या कितनी होगी? 16। और 16 कब आया? जब कितने का स्क्वायर किया? 4।
16 कब आया? जब कितने का स्क्वायर किया? 4 का। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक बार यहाँ 4 लिख दूंगा, एक बार यहाँ 4 लिख दूंगा। मेरी बात फिर से समझना, मुझे कोई संख्या दे दी, उन्होंने बोला वर्गमूल निकाल दो, मैंने क्या बोला? वर्गमूल मतलब वर्ग मतलब संख्या 2, स्क्वायर मतलब संख्या 2। तो वर्गमूल में हमेशा पीछे की दो संख्या को क्या कर देंगे? फिक्स, रोक देंगे उसे, ये फिक्स हो गई। अब ये कितना लिखा है? 9 लिखा है 9। तो इधर देखो 9 कब कब आएगा? 9 एक 3 पे आएगा और एक 7 पे आएगा। मतलब 9 को लाना है तो 3 को आना पड़ेगा, 7 को आना पड़ेगा। तो देखो बेटा तीनों 7 आया, तीनों 7 आ गया। अब हमने क्या करा? पीछे से दो संख्या फिक्स करी थी, लेकिन 18 तो बच गया, ये फ्री है, ये फिक्स नहीं हुआ है। तो मैं देखूंगा कि 18 किन दो संख्याओं के वर्गमूल के बीच में आएगा। तो 18 एक तो 16 और 25 के बीच में आएगा। सर हमें देखना है छोटा वाला। सर 18 से छोटा वाला 16, लेकिन सर 16 तो तब आएगा जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 16 कब आएगा? जब हम कितने का स्क्वायर करेंगे? 4 का। तो 4 एक बार यहां भी लिख देंगे, 4 एक बार यहां भी लिख देंगे। क्या बात समझ में? सर ये बात अब क्लियर एकदम समझ में आ चुकी है कि 1849 या तो 43 का स्क्वायर होगा या 47 का स्क्वायर होगा। सर एकदम क्लियर हो गया सर। 1849 सर या तो 43 का स्क्वायर होने वाला, सर 47 का स्क्वायर होने वाला। इसके अलावा सर ये किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से सुनना। वो संख्या बेटा जो दोनों में कॉमन है, वो संख्या बेटा जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में समान है, वो संख्या जो दोनों में कॉमन है, दोनों में समान है, वो संख्या लिखो। कितनी लिख दी? 4। और जस्ट उसकी बाद वाली संख्या लिख दो। जस्ट उसकी कौन सी संख्या लिख दो? बाद वाली। तो 4 के बाद कितना आता है? 5। और इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। बस हम पहुंचने ही वाले। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना। वर्गमूल के अंदर संख्या कौन सी लिखी है? 18। अब ये देखो कि ये जो 18 है, ये जो 18 है, ये 20 से कौन सी संख्या देखेंगे? जो वर्गमूल के अंदर है। कौन सी संख्या देखेंगे? जो वर्गमूल के अंदर है। ये जो 18 है, ये 20 से, 18 20 से छोटा है कि बड़ा है? 18 20 से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। सर 18 तो 20 से छोटा है। अगर 18 20 से छोटा है तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी? 43। अगर 18 20 से छोटा है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? 43। मतलब 1849 किसका स्क्वायर होगा? 43 का। किसका स्क्वायर होगा बेटा? 1849 43 का। अरे क्लियर है? 1849 कितने का होगा बेटा? 43 का। ठीक है, फिर से समझते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बेटा देखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, देखिएगा। यहां पे मुझे क्वेश्चन दे दिया बेटा, कितना? 4096। बेटा जोश के साथ एकदम जोश लेके आओ यार। पहले बिल्कुल जोश लेके आओ, पेन कॉपी एकदम दम के साथ बैठो। कोई भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए बेटा। 30 मिनट नहीं, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे तक तुम मचा सकते। जोश लेना चाहिए। देखो वर्गमूल में कितना लिखा है? 4096। कितना लिखा है वर्गमूल में? 4096। वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। वर्गमूल मतलब क्या होता है? 2 मतलब क्या होता है? पीछे से। 2 मतलब क्या होगा बेटा? पीछे से दो संख्या को तो हमेशा हम क्या कर देंगे? फिक्स। पीछे से दो संख्या को हमेशा हम क्या कर देंगे? फिक्स करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो इकाई संख्या 6 है, फिक्स करने के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो इकाई संख्या 6 है, ये कब कब आ रही है? सर 6 तो तब आएगा जब 4 होगा और 6 होगा। सर 6 कब आएगा? जब 4 होगा और 6 होगा। तो यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 कब आएगा? जब 4 होगा और 6। अरे क्लियर है? लेकिन मैंने क्या बोला? हमेशा पीछे की 2 ही संख्या फिक्स होंगी, आगे कितनी भी संख्या हो सकती है। यहाँ 2 संख्या लिखी हो, 3 संख्या लिखी हो, 4 संख्या लिखी हो, मैं बोलता हूँ करोड़ संख्या लिखी हो, लेकिन तुम फिक्स कितने को करोगे? पीछे से 2 संख्या। कितने को फिक्स करोगे बेटा? पीछे से 2 संख्या। अब ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, ये जो 40 है, ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 40 आ रहा, 36 और 49 के बीच में आ रहा सर। 40 सर 36 और 49 के बीच में आ रहा सर। तो हमें हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला। अरे हमें हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो 40 से छोटा था 36, लेकिन 36 तो सर 6 का स्क्वायर होता है। तो इस 6 को एक बार यहाँ लिख देंगे, एक बार यहाँ लिख देंगे। मतलब सर ये पक्के में या तो 64 का है या 66 का है, इसके अलावा ये किसी का नहीं हो सकता। ये पक्के में या तो 64 का स्क्वायर है या 66 का स्क्वायर है। तो वो पता करने के लिए क्या करेंगे? जो दोनों में समान है, क्या करेंगे? जो दोनों में समान है
तो दोनों में समान संख्या कौन सी दिख रही? अरे दोनों में समान संख्या कौन सी दिख रही है? हम 6 दिख रही है। हम 6 के बाद कितना ले लेंगे बेटा? 7। 6 के बाद वाली संख्या कितनी ले लेंगे? 7। सर कौन सी? जो संख्या दोनों में समान होगी हम उसका गुणनफल उसकी बाद वाली संख्या में करेंगे। तो दोनों में समान संख्या कितनी? 6 और 7 कितना हो गया? 42। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि वर्गमूल के अंदर जो संख्या है वो इस संख्या से छोटी है या बड़ी है। कौन सी संख्या? वर्गमूल के अंदर। सर वर्गमूल के अंदर क्यों? अरे तुम निकाल क्या रहे हो? वर्गमूल ही तो निकाल रहे हो ना। तो वो संख्या जो वर्गमूल के अंदर है वो इससे छोटी है या बड़ी है? तो 40 42 से, 40 42 से छोटा है कि बड़ा है? सर 40 42 से छोटा है। 40 42 से छोटा है तो हमारा आंसर वो होगा जो इन दोनों में छोटा है। इसका मतलब सर हमारा आंसर 64 होगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूं बेटा, वर्गमूल मतलब पीछे की दो संख्या को फिक्स कर देंगे, फिर इकाई संख्या को देखेंगे। अगर इकाई संख्या 6 है तो 6 4 और 6 पे आएगा। अगर इकाई संख्या 4 है तो 4 2 और 8 पे आएगा। अगर इकाई संख्या 9 है तो 9 3 और 7 पे आएगा। इसमें इकाई संख्या 6 थी, 6 किस पे आ रहा था? 4 पे और 6 पे हमने लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये संख्या किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा। तो 40 आएगा 36 और 49 के बीच में। तो हम देखेंगे छोटी संख्या 40 से छोटी संख्या 36 और 36 कितने का होता है सर? 6 का। तो हम दोनों में कितना लिख देंगे बेटा? 6 लिख देंगे। अब इसके बाद वो संख्या बेटा जो दोनों में क्या है? समान है। वो संख्या जो दोनों में क्या है? समान है। उसके बाद वाली संख्या लिखेंगे। दोनों में समान संख्या कौन सी है? 6। 6 के बाद कितना आता है? 7। 6 × 7 करा कितना आया? 42। अब इस संख्या को देखो, उस संख्या को देखो जो वर्गमूल के अंदर है वो इससे छोटी है या बड़ी है? सर ये तो छोटी है तो आंसर कितना होगा? 64 ही होगा। आंसर कितना होगा? 64 ही होगा। तो बेटा जैसे कि मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर पसंद आ रहे हैं, मजा आ रहा है। जो भी आपका फीडबैक है आप प्लीज मुझे कमेंट में शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है। आप तक मैं अपनी एक एक बात पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं पहुंचा पा रहा हूं? आप खुश हैं कि नहीं है? आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पढ़ाई का मजा तभी है जब लॉकडाउन जैसा ना लगे, पढ़ाई कुछ ऐसी हो जाए कि लॉकडाउन समझ में ही नहीं आए कि लॉकडाउन चल रहा है। क्लियर है बेटा? तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 आज हो गया है। मैं कल आपके लिए सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 लेके आऊंगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए बेटा। हम जोश के साथ डेली इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे धूम मचाने वाले हैं। विश्वास रखिए हम डेली मिलेंगे और डेली एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे और दम के साथ पढ़ेंगे। तो बेटा इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।